अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज का जो प्रोग्राम है, आज की सुबह खास प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम है। आप ही बताइए, हम तो आज खामोश हैं, खामोश तमाशाई बनकर बैठ जाएंगे। काश आप खामोश तमाशाई बनकर बैठ जाए तो हमें ऐसे प्रोग्राम ना करने पड़े। देखिए, आपको पहले तो मैं मुबारकबाद भी दे देता हूँ। अरे थैंक यू अवैस। आपकी जो खिदमात हैं उनका आला सतह पर एतराफ़ भी कर लेता हूँ और इस हवाले से आपको मैं जो भी एजाज़ात हम्बल लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो ऐसे आप हैं तो नहीं हम्बल, लेकिन ये कि लुक दे दें, कोई मसला नहीं है, एक्टिंग करें आप। लेकिन ये कि जो इस हवाले से एजाज़ात वगैरह से भी हम आपको इंशाल्लाह नवाजेंगे। तो ये जो पूरा मैंने जो मुद्दा जो बांधा है वो सिर्फ इस वजह से बांधा है कि आज एक बड़ा ख़ास दिन है। बिल्कुल। और नाजरीन, हम अवैस को भी एक्नॉलेज करेंगे और अवैस की भी जो सलाहियात हैं और जिनको हम इकरार करते हैं कि अगर वो ना होती और वो सपोर्टिव ना होती तो बहुत सी ख़वातीन जिनकी ज़िंदगियों में अवैस या बाकी जो मर्दों का बड़ा अहम किरदार होता है, वो ख़वातीन वो चीज़ें अचीव ना कर सकती अपनी ज़िंदगी में जो कि उन्होंने कर ली हैं। देख लें, इसी प्रोग्राम में जितनी कामयाबी मिली है, अगर मैं ना होता तो हंस रही हैं, तो फिर क्या होता? हंस रही हैं आप, तो फिर क्या होता? मैं तो ये सवाल पूछना चाह रही थी कि फिर अगर वैसा ना होता तो फिर क्या होता? जी बिल्कुल, फिर कोई ना कोई और होता। हाँ, फिर कोई और होता, लेकिन क्या पता मेरी उससे बहुत लड़ाई झगड़े होते, फसाद होता, कोई गुत्थम गुत्था हम भी, क्या पता वो सारी चीजें जो मैं और अवैस स्क्रीन के पीछे करते हैं वो दूसरे वाला जो बंदा होता है उसके साथ स्क्रीन के आगे ही शुरू हो जाए। तो ये सिलसिला भी होता है नाजरीन। तो कुछ ना कुछ हर चीज में बेहतरी होती है, लेकिन आज का दिन खवातीन को डेडिकेटेड है और आज का प्रोग्राम भी खवातीन के लिए ही है। आलमी यौम खवातीन 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। आज खवातीन का आलमी दिन है, तो जितनी भी खवातीन हमारा प्रोग्राम देख रही हैं उन सबको हैप्पी वुमेन्स डे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू टू आल्सो। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो मर्द हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी हमने ज़रा इस हवाले से बात करनी है उनसे कि जब मर्द किसी भी खातून को सपोर्ट करता है, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, क्योंकि वालिदा ने तो तरबियत दी होती है, तो वालिदा ने तो उस शख्स को सपोर्ट किया होता है जो मर्द होता है। तो जब आप अपनी ख़वातीन को सपोर्ट करते हैं तो फिर जब दोनों मिलते हैं तो फिर कमाल हो जाता है। और दुनिया में ऐसी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने क्या क्या कमाल किया है। और आज के प्रोग्राम में हम बड़ी ख़ास पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर नाजरीन ये भी आपको बताती चलूँ बहैसियत बेटी, ये बता दूँ कि दुनिया में आपके पास हर कोई ताकत हो, माँ भी हो, दादा दादी भी हो, नाना नानी भी हो, लेकिन एक बाप और उसकी सपोर्ट बमुकाबला है दी एंटायर वर्ल्ड। बिल्कुल, एक बेटी के लिए बाप से बड़ी सपोर्ट दुनिया में कोई नहीं मौजूद। और जब बाप बेटी के पीछे खड़ा हो तो फिर उस बेटी पे आने वाले जितने तनकीदी निश्तर हों या कोई क्रिटिसिज्म हो या किसी भी किस्म के कोई भी हमले किए जाएं, वो बाप उसकी स्ट्रेंथ जो कि पीछे है, बेटी तो लड़ रही है आगे, लेकिन पीछे बाप की स्ट्रेंथ है, तो बेटी को पता है कि मेरा मुकाबला बिल्कुल भरपूर तरीके से मैं कर पाऊंगी क्योंकि बाबा जी की स्ट्रेंथ जो है वो मेरे पीछे मौजूद है। तो बेटी को अलग ही एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है जब बाप उसके साथ होता है। और फिर अब बहैसियत बाप, बहैसियत भाई, बहैसियत बेटा, बहैसियत शौहर, ये सारे रोल्स जब मेरे हैं तो मैंने हर रोल में ये सोचना है कि कैसे जो इस रोल से जुड़ी हुई खातून है उनको मैंने फैसिलिटेट करना है, उनकी ज़िंदगी आसान बनानी है, मुश्किल नहीं बनानी है, फैसिलिटेट करना है उनको। बिल्कुल, क्योंकि ये कंपेनियनशिप है, ये एक ऐसा ताल्लुक है जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है और ये ऐसा ताल्लुक है कि जिसमें हमने एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि बस मैं मैं जो कह रहा हूँ बस वो कर लो, ऐसा नहीं होगा। हम अपने नबी की मिसाल लें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लें, हम अपने 3 के अहकामात पढ़ें। हर जगह पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी किया गया है, उनको तमाम हुकूक भी दिए गए हैं और बहुत सारे मामलात में तो मर्दों से उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हासिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के प्रोग्राम में बहुत सारे गेस्ट से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर उसके बाद जब हम हाजिर होंगे तो फिर आप देखिए कौन कौन सी कमाल पर्सनैलिटी सबसे आगे विद सम अमेजिंग वुमेन। बिल्कुल, एक है और भी लेकर आते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम जी। आप तमाम देखने वालों को ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन का आलमी दिन मेरे हिसाब से मनाना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस दिन ख़ास तौर पर आप ख़वातीन की ज़िंदगी के हवाले से हर एस्पेक्ट और हर एंगल कवर कर सकते हैं। आप उनके चैलेंजेस भी कवर कर सकते हैं, आप उनकी जो है जद्दोजहद भी कवर कर सकते हैं, उनकी अचीवमेंट से बात कर सकते हैं, और फिर आप हाईलाइट करने का आपको एक मौका मिल जाता है ग्लोबल फोरम पे कि आप स्ट्रॉन्ग ख़वातीन को जिन्होंने अचीव किया हो कुछ अपनी ज़िंदगी में, उनको आप हाईलाइट करें अपने शो पे। और आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि ख़वातीन कैसे हमारी जिंदगी को गुलजार बना देती हैं। बिल्कुल, जिंदगी गुलजार है नाजरीन, हमारा आपका हम सब का फेवरेट टीवी सीरियल, जिसमें कि कशफ का जो किरदार था उसने सबको अपने इर्द गिर्द, जिसको कहते हैं ना कि उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी रिवॉल्व हो रही थी। एक CSP अफसर बनती है और यूनिवर्सिटी से उसकी जर्नी का आगाज होता है, और फिर बाद में उसकी जिंदगी में कैसे चैलेंजेस आते हैं। अब जाहिर है वो चैलेंजेस काम के हवाले से भी थे कि उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो जाता है, और उसकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी थे। मैंने क्योंकि बड़े गौर से उस ड्रामे को देखा तो मुझे अभी तक उसकी कहानी याद है, लेकिन उसको बड़ा अरसा हो गया है, और उसी के हवाले से जो मेन किरदार है कशफ का, हमने सोचा कि आपको आज उससे हम मुलाकात कराएं। हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा, बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन जानते हैं सिंगर, गाती भी बड़ा अच्छा है और मॉडल भी रही हैं, सनम सईद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सनम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया। सनम, आपने जो काम किए हैं वो इतने अच्छे हैं तो इंट्रो तो बनता ही था, और बहुत बहुत मुबारक हो ख़वातीन का आलमी दिन आपको। थैंक यू, आप सबको भी, ख़वातीनों को भी हैप्पी वुमेन्स डे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस दिन को हाईलाइट करें और याद दिलाएं कि how beautiful it is to be a woman, what the struggles women go through every day, what they have gone through, and how important it is to support them and each other. Exactly. अच्छा, अब अगर हम आपकी जो स्टोरी है उसको लोगों के सामने लाना शुरू करें तो उसमें कहाँ कहाँ किस किस तरह की स्ट्रगल्स आई थी, वो थोड़ा सा अगर आप हमारे नाजरीन को बताएं और उनको थोड़ा मोटिवेट करें। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगी इस मामले में। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरबियत दी, इतना सपोर्ट किया, इतना सिक्योर बना के दुनिया में भेजा कि मुझे हर सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करने का समझ आ चुका था, और एज द इयर्स हैव गॉन बाय और बेहतर मैं समझ चुकी थी सिचुएशंस। आप कहना बहुत आसान है, डिफरेंट, सो आई एम ओनली स्पीकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस बिकॉज आई कांट स्पीक फॉर एनीवन एल्स। बट जहाँ जहाँ मैंने हमेशा लोगों को इज्जत देती हूँ, हमेशा तमीज से पेश आती हूँ, तो मुझे इज्जत और तमीज ही वापस रिसीव हुई है। जहाँ पे किसी ने कुछ गलत किया है या किसी और के साथ गलत किया, मैं हमेशा बोलूंगी I will stand up for myself and I will always stand up for someone else who I see is being taken advantage of or bullied. Always believe in being a voice for those that don't have a voice. या अगर कोई शाई फील कर रहा है या ऑकवर्ड फील कर रहा है तो मैं हमेशा उनके साथ खड़े रहूंगी, और ये बहुत जरूरी है। ये आपको बचपन से सिखाया जाता है, फिर आप स्कूल में इसको सीखते हैं, फिर आप अपने वर्क प्लेस में, घर में। But the biggest support is if your family members stand by you in times of need, तो आपको ऑटोमेटिकली वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर आप जो अपने बड़ों को देखते हुए करते हुए देखते हैं, आप भी उसको फिर अडॉप्ट करते हैं, फिर just good habits keep trickling down. अच्छा, ये वाली हैबिट्स जो है, बाज़ औक़ात ये होता है कि जब किसी की ये हैबिट हो कि वो जहाँ कहीं उसे गलत नज़र आए वो उसके हवाले से बात करना शुरू करे, लोगों की मदद करना शुरू करे, वोकल हो थोड़ा सा, तो उसको बड़े ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, लोग बड़ा उससे नाराज़ भी हो जाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उस पर तवज्जो ही नहीं देती, मुझे तो वो फील भी नहीं होता कि लोग उस पर नाराज होते हैं। नहीं, लोग उस पर बड़ी अप्रिशिएट करते हैं उस बात को, और जिनकी मदद हम जैसे लोग जो बेआवाज लोगों की मदद करते हैं, बेआवाज भी ना हो, शायद हो, उनको ये स्ट्रेंथ ना हो टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। और बहुत सारे लोग हैं, हर किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, एंड यू हैव द वीक वंस एंड यू हैव द स्ट्रांग वंस। इट कांट बी वन अगेंस्ट द अदर, वो बहुत एक अनफेयर कंपटीशन बन जाता है। तो साथ साथ चलना होता है। जो बड़ों को देख कर आ रहे हैं वही कर रहे हैं हम लोग, इसमें बड़ा फर्क होता है। और फिर अल्लाह की फजल से काम भी बहुत अच्छा मिला, अच्छे लोगों के साथ। हम टीवी की बात करें तो ख़वातीन के साथ ही काम किया था, विद मोमिना, सुल्ताना आपा, द को-स्टार्स। सो इट्स ऑलवेज बीन ड्रामों में, खास तौर पे इस इंडस्ट्री में मैं हमेशा कहती हूँ, और मेरे को-स्टार्स भी हमेशा ही कहती हैं कि द लेडीज हैव हैड अ वेरी गुड टाइम। हम लोगों को ज़्यादा बेहतर रोल्स मिलते हैं,
हमें पे भी अच्छी मिलती है कंपेयर टू लोग कहते हैं ना हीरोज गेट मोर देन हीरोइंस. आई डोंट थिंक सो. नॉट इन ड्रामा वर्ल्ड. I think we get equal pay, if not better, and the women are treated with a lot of respect, and we get a lot of recognition and love from work, from fans. तो इस लिहाज से हाँ, बाजारों में जाओ और कोई बदतमीजी करेगा वो तो करते हैं. उसके लिए you have to be equipped as a woman, and उसके लिए तरबियत is very important. बिल्कुल, तरबियत और माओ को ये बात सिखाने की ज़रूरत होती है बच्चियों को कि आपकी बेटी स्ट्रॉन्ग तब होगी जब वो बोलेगी. अगर खामोश हो गई तो फिर तो आप अपनी बेटी को अगर खामोश होने को कह रहे हैं तो आप उसको लिटरली वीक कर रहे हैं, कमज़ोर बना रहे हैं. अच्छा सनम, ये बताएं आपका रोल मॉडल कौन है? क्योंकि आपने तो लोगों को हम टीवी का वो जो गुलजार है, ज़िंदगी गुलजार है, उसमें कशफ के तौर पर एक रोल मॉडल दिया है. लड़कियाँ बड़ा उसके साथ रिलेट भी करती हैं, ख़ास तौर पर जो पब्लिक सर्विस में होती हैं, या फिर ये टेंशन आ जाती हैं कि शादी एक जगह हुई है, हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं और है, बीवी की पोस्टिंग कहीं और हो गई, और फिर पर्सनल मसाइल उसमें आ जाते हैं. आपका रोल मॉडल आपकी लाइफ में कौन रहा है ख़वातीन में? मेरी अम्मी थी और हमेशा रहेंगी. मेरी दादी, दोनों अब इस दुनिया में नहीं है. मेरी तीनों, एक नानी, दादी और अम्मा जो है, 3 मदर्स, वो अब नहीं है मेरे साथ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दिया. टू बी कंफर्टेबल इन माई स्किन, टू बी अवेयर ऑफ पीपल्स नीड्स, टू बी काइंड, टू बी फॉरगिविंग, टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ एंड टू कीप माई इज्जत से चलते रहो. हराम का पैसा नहीं कमाना है, सही से काम करना है, इज्जत से काम करना है, अच्छे से काम करना है, अपना नाम रोशन करना है बदतमीज से. एंड ऑलवेज टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन पैशन, फेम, वर्क, मैसेज, द इम्पैक्ट इट हैज ऑन पीपल. एंड जिस तरह के रोल्स आप मेरा नसीब देखो या जिंदगी गुजार है देखो, इवन दे आर दिल एंड ऑल, but especially the younger female characters that I played, उनकी माओ ने उनको एक अच्छी तरबियत दी थी. अगर कुछ गलत हो रहा है, कशफ बोलती थी, शाजिया बोलती थी, चाहे वो कुछ भी हो. इवन अगर बहुत एक, जिस तरह हम लोग अभी भी ड्रामा देखते हैं, घरों में भी देखते हैं, लड़का लड़की के बीच में फर्क होता है इन रेजिंग देम. ठीक है, आप बॉयज को थोड़ा ज्यादा स्पॉइल करते हैं क्योंकि बेचारे वो हैं जरा नाजुक मिजाज के. तो ये आपने बेचारे का जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना भाई, वाह 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 वाह, दिल जीत लिया आपने मेरा, वाह. ठीक है, लेकिन ये नहीं कि बेटी आई है तो स्कूल से बेटा किचन में घुस जाओ, भाई के लिए कुछ बनाओ. नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये नहीं हो सकता. सबसे बड़ा पीस चिकन का या गोश्त का बाप के लिए हो सकता है. ओके, बाप बाप है, भाई के लिए इस तरह नहीं, इक्वल है. क्योंकि ऑलरेडी वो, मैं 100% एग्री. पाकिस्तान अब ये इस तरह कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके फिर एक ये हेडलाइन बन जाएगी, सो आई विल रीवर्ड इट. बट जिस तरह माएँ और हम लोग पाकिस्तान में अपने बेटों को इतना लाड देते हैं, वो बिगड़ जाते हैं. फिर लड़की मजबूत और ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, फिर आदमी औरतों से भी डर जाते कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है. भाई मर्द बनो फिर ना, ये क्या लोलो पोचो मामाज बॉयज बने हुए सारे, माँ बाप के घर में रह के, माँ बाप की कमाई पे रह के, चलो इधर उधर थोड़ा काम कर लिया कॉलेज से आके. लेकिन प्रोज एंड कॉन्स अगेन, जिस तरह बाहर 18 साल की उम्र पे यू हैव टू बी आउट ऑफ द हाउस एंड अर्निंग ऑन योर ओन. ठीक है, इसमें भी हम कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा जितना करीब रख सकते हैं घर के, उतनी ज्यादा बेहतर उनकी तरबियत होगी, वो ज्यादा गलत चीजों में नहीं चले जाएंगे. ये एक खौफ है. अगर आप बचपन से अच्छी तरबियत देंगे, 18 साल तक आपका बेटा इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंसान साबित होगा, बिल्कुल बहुत काबिल, इस काबिल एंड अ गुड पर्सन. सो उसको भेज दो आप. ये जो घर पे बैठ के ना, माँ बाप की कमाई पे बैठ के, फिर वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नहीं बनते. खवातीन सारी बन गई, उसमें भी मसला स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन का भी. तो मैसेज इस साल का ये देना चाहूंगी फॉर पेरेंट्स, स्पेशली अब हमारी जो जनरेशन है, हम लोगों के जो बच्चे होंगे, आई थिंक हमें इंशाल्लाह वो फर्क नजर आएगा ज्यादा अवेयरनेस की वजह से, विद programs like this, with general conversations happening where people need to raise their sons differently. The girls there's a good job being done with the girls. अच्छा, कुछ शरीर जो लड़के हैं ना, कुछ जो शरीर लड़के हैं, वो कहते हैं कि भाई इक्वालिटी है तो फिर दोनों तरफ इक्वालिटी होनी चाहिए. फिर हम जब बस में जा रहे होंगे तो कोई खातून आएंगी या कोई लड़की आएगी तो हम उठेंगे नहीं भाई, फिर सीट नहीं छोड़ेंगे हम अपनी. फिर हम जब लाइनें लगा के बैठे हुए होंगे और बिल जमा करवा रहे होंगे तो हम फिर उस वक्त जो है वो खवातीन को आगे नहीं आने देंगे. कुछ इस तरह की बातें करते हैं, उनको क्या जवाब दें? मैं यही बोलूंगी, ये गलत है. इक्वालिटी आप ना खड़े हो, मैं कोई मोहताज नहीं हूँ.
हाँ, बुजुर्ग को खड़े होकर उनको, आप चाहे लड़की हो लड़का हो, आपसे कोई बड़ा हो, कोई किसी को किसी स्पेशल एबिलिटी है, आप उनके लिए उठें। बिल्कुल सही है। मैं खड़ी हो जाऊंगी बस में। मैं कोई वीक किस तरह नहीं हूँ कि हाई लड़की आगे, नहीं नहीं नहीं, बिल पे करना मैं कर दूंगी। मुझे इज्जत दें, मुझे तमीज दें, मुझे एक्सपेक्ट ना करें कि बस मेरा काम ये है, मेरा दिमाग इतना सा है, मैं सिर्फ इतना सा काम कर सकती हूँ। हाँ। मेरी बात सुने, मुझे इस काबिल समझे, मुझे इक्वल पे दें, मुझे इक्वल राइट्स दें, मुझे बैंक अकाउंट खोलने का हक दें, मुझे वोटिंग का जो अब सारा हो गया। लेकिन बैंक अकाउंट, आपको पता है, मैं अपनी एक दोस्त के साथ गई थी बैंक अकाउंट खोलने, बहुत पुरानी बात है, शुरू की एक्टिंग करती थी तब। माई फ्रेंड इज अ म्यूजिशियन एंड शी वाज अ प्रायोरिटी कस्टमर। तो वो गई थी मुझे एक बैंक के, आए आप इधर खोलने लगी, सब कुछ हो गया। मैंने कहा एक हस्बैंड, ब्रदर, फादर नहीं है किसी भी मर्द का, आप मुझे सिग्नल चला दें, मेल एक विटनेस चाहिए। सारे दिमाग घूम गया। मैं सड़क से जाके एक चौकीदार को उठा के लाई कि आप कह रही हैं कि ये खातून जो है जिसके आपके बैंक में अकाउंट है वो नहीं बन सकती विटनेस, बट कोई ना जान ना पहचान अनपढ़ आदमी सड़क से लेकर आके विटनेस बन जाएगा। तो I mean, of course, I had to be told कि यही देखो, ये these are the rules, this is the law, this is to protect women eventually, but these are all backward systems, I think, which now need to be revisited. क्योंकि और सारी जगहों पर चेंजेस की जरूरत है। वो काम भी करी तो उनका क्या होगा। अब मीशा शफी, बिग स्टेप, ब्रेव स्टेप, जो भी हो रहा है केस का, जो भी लोग समझते हैं, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट ये है, एज अ वुमन व्हाट शी हैज डन, शी हैज मेड सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्कप्लेस, एनी काइंड ऑफ वर्कप्लेस। लेकिन अब इसमें भी जब तक फैसला नहीं आता उस वक्त तक हम इस पे कमेंट कर नहीं सकते ना, कि वो तो हो सकता है कोई भी नहीं, but the bill has been passed by a हाँ, बिल के हवाले से बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है और ये इम्पोर्टेंट है। Just this part. हाँ, और सनम ये बताएं, आप वापस कमिंग बैक टू जिंदगी गुलजार है, आई हैव बीन सो इंस्पायर्ड। गुलजार पे मैं छोड़ूंगी इसलिए नहीं अवैस कि उसके हवाले से खुशखबरी देनी है लोगों को। मैंने तो इतना थिएटर में भी परफॉर्म करते हुए देखा है सनम को, तो वो भी कमाल परफॉर्मेंसेस हैं भाई। बिल्कुल, वो चीज मुझसे रह गई, मुझे मौका नहीं मिला। अगर आप लोगों को कशफ पसंद आया, थिएटर पसंद आया, तो यहाँ मैं जाहिर अपनी फिल्म भी प्लग इन करूंगी थोड़ा। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी आपसे। फैन फॉलोइंग इशरत मेड इन चाइना को, फिर अगर आपको कशफ में अदाकारी पसंद आए और आपको अगर स्टेज पे मेरा काम पसंद आया, जिन्होंने देखा है, तो इशरत मेड इन चाइना में मैंने आप सबके लिए, अपने फैंस के लिए, ऑडियंसेस के लिए ये रोल टेक ऑन किया था, टू प्रूव टू माई सेल्फ एज एन एक्टर, बट ऑल्सो फॉर ऑल द व्यूअर्स दैट लव सीइंग मी इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रोल। अख्तर इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन आई वुड लव फॉर एवरीवन टू कम सी मी इन दिस कैरेक्टर, जो कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में स्क्रीन पे इस तरह का कैरेक्टर नहीं देखा। क्या बात है, क्या बात है। और आपके साथ कौन है? फवाद खान है, आफ्टर अ डेकेड आई थिंक। दैट फवाद इज इन अ वेब सीरीज एंड उसमें जो मैं रोल कर रही हूँ वो कशफ टाइप की सीरियस ही चल रहा है, सीरियस एक्टिंग, सोबर सीरियस रोल। इशरत मेड इन चाइना में तो सारा लोरेन, HSY, मोहिब मिर्जा, अली काज़मी, नय्यर एजाज, शबीर जान, ये सब जो अभी 3 मार्च को रिलीज हुई, उसकी बात बिल्कुल सही है। तो बस लुकिंग फॉरवर्ड कि हम वो वाली सीरीज भी, वेब सीरीज भी देखें, और जो लोग कशफ को एक दूसरे किरदार में देखना चाहते हैं तो वो ये वाला जो है देखें, इनका काम हर तरह के जलवों में मौजूद हैं सनम सईद, आप देखें और उनकी तारीफें कीजिए। फिलहाल आपने मुझे झुमकों की तारीफ की थी, पहले वो भी कर दें। झुमकों की तारीफ नाज़रीन, ये सेगमेंट शुरू होने से पहले मैंने सनम को कहा था कि स्टैंड आउट कर रहे हैं झुमके, हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आपकी नजर फौरन जाती है सनम के झुमकों पे, बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि कहाँ से आए हैं झुमके, किसने पहनाए हैं झुमके, कौन लाया है? ये किसी दोस्त ने मुझे बर्थडे प्रेजेंट दी थी काफी साल पहले, बहुत। और आपकी बर्थडे जो है वो 2 फरवरी को होती है जी। देखिए क्या मेरी रिसर्च है, क्योंकि मेरी अम्मी की भी बर्थडे उसी दिन होती है। ओह माशाल्लाह। तो बस सनम, ऑल द वेरी बेस्ट और जबरदस्त मैसेज। अब जब मैं अपनी अम्मी को बर्थडे विश करूंगा तो आपको भी कर दिया करूंगा उस दिन। कर दे, दुआएं में याद रखें जरूर सनम, और आप भी दुआओं में याद रखिए। इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए, ज़बरदस्त काम करें, लोगों को भी खुश करें, अपने फैंस को भी याद रखें। और एक मरतबा फिर अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू एंड ऑल दी वुमेन आउट देयर जो हमें ये प्रोग्राम में देख रहे थे आज। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं आपसे, दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम जी। अब आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान की एक और बड़ी बाहिम्मत और मजबूत खातून से। और मजबूत इसलिए कि ये सिर्फ खुद ही मजबूत नहीं है, बल्कि इनका काम सारी ज़िंदगी ये रहा है कि ये दीगर अपने साथ जो ख़वातीन हैं, अपने आसपास रहने वाली बच्चियाँ, उनको भी मजबूत बनाएं। ख्वाइंदो कोर इनका एक इनिशिएटिव था। ख्वाइंदो कोर पश्तो का वर्ड है जिसका मतलब है बहनों का घर। वो इन्होंने, ये उसकी बानी है। बिल्कुल। और जब इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया, जिन जगहों पर किया, जिन इलाकों में किया, वो ऐसे इलाके थे कि जहाँ पर ये काम करना जो है वो मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे वजीरिस्तान। जी बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्मर फाटा जिसको हम कहते हैं, जिसको माना जाता है कि कंजर्वेटिव इलाका है। बच्चियाँ जो हैं वो एक हद तक तो स्कूल जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर या शादी हो जाती है या उनके फैसलों में कहते हैं कि घरों के मर्दों का ज़्यादा अमल दखल होता है और बच्ची अपना फैसला। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो तालीम की जो दौलत है उससे वो आरास्ता नहीं हो पाती हैं। तो जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो अपने काम को इस तक मेहनत से किया कि इनके काम को मुख्तलिफ फोरम्स पर सराहा गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया, ILO अवार्ड मिला इन्हें, बेनज़ीर अवार्ड मिला इन्हें, फातिमा जिन्ना साहिबा का जो अवार्ड है वो भी मिला। फिर इसके अलावा सबसे बड़ी UN अवार्ड मिला। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ये अमन के नोबेल इनाम के लिए भी नामजद हुई। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम बीबी। अस्सलाम वालेकुम। मरियम बीबी ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। ख्वाइंदो कोर तो आप ज़बरदस्त चला रही हैं, क्या कमाल आपने इनिशिएटिव लिया। इसका ज़रा हमें कहानी तो सुनाएं, इसके आगाज़ कि ये कैसे आपने इनिशिएटिव लिया और जहां आप मौजूद थी वहां पर तो ये रिवाज ही नहीं था, तो कैसे आपने इसको। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मौका दिया। तो मैं समझती हूँ कि ज़ाती जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ज़ाती जो तजर्बात होते हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और वही आपको ये हौसला भी देते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, थोड़ा बहुत औरों के लिए भी काम करना चाहिए। तो मैं, जैसे आपने कहा, मैं जिस इलाके की रहने वाली हूँ, तो मैं अल्लाह ताला ने जब ये तौफीक दी कि शहरों में भी आए, बाहर मुल्कों का भी मिला, तो लेकिन जब अपने इलाकों में मैं देखती थी ख़वातीन की और बच्चियों की, तो वहाँ भी बहुत फ़र्क था। तो ये था कि जब मौका मिला तो क्यों ना अपने लोगों के लिए, अपने जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है और वहाँ की ख़वातीन, मैं भी उसी इलाके की हूँ, कोई मेरी सींग नहीं है, लेकिन जब आप जाते हैं तो वहाँ पे वो समझती हैं कि कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल है। तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हो, तालीम जो है उसकी वजह से और थोड़ा एक्सपोजर की वजह से अल्लाह ताला ये है कि ये मकाम जो है वो देता है। तो वहाँ पे तो तालीम की बहुत ज़्यादा यानी लिटरेसी रेट बहुत कम है। हमारे फाटा में पहले जो फाटा था, अब तो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने तालीम के ऊपर ही काम किया। तो वहाँ पर कैसा रिएक्शन आया लोगों का उस वक्त जब आपने शुरू किया? यही है कि जब आपने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, रिएक्शन आप लर्न कर रहे होते, सारी ज़िंदगी लर्न कर रहे होते। तो अजम्पशन ये थी कि ये तालीम तो कोई कंट्रोवर्शियल बात, मुश्किल है ही नहीं, इसमें कोई मसला ही नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा मसाइल आए और शदीद मसाइल आए। कोई जिरगा बैठा आपके खिलाफ, कोई उस वक्त गांव की पंचायत बैठी, कुछ हुआ ऐसा? बहुत ज़्यादा मसाइल आए, इसी जो आप बता रही हैं। तो आपको फिर अपने घर वालों ने ये नहीं कहा कि छोड़ो, किस मसले में पड़ी हुई हो और बस छोड़ दो, अगर वो नहीं चाहते गांव वाले कि उनकी बच्चियां पढ़े तो छोड़ दो? घर वाले भी बहुत ज़्यादा उनको, जो सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, वो फियर होता है, खौफ होता है। ओहो हो, ये तो बदनामी होगी, ओहो हो, ये तो हमारी जो है इज़्ज़त, हमारी जो है इज़्ज़त खात्म, हाँ, और ये लोग क्या कहेंगे, और ये जो है ऑनर के जो इश्यूज़ हैं, ये सब बहुत ज़्यादा। तो अपनी फैमिली में भी लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल थे और उन्होंने भी इस बात को पसंद नहीं किया। लेकिन एक बात है कि जिस वक्त आप समझते हो आपके दिल के अंदर जो आवाज़ होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। आप समझते हो कि ये जो है काम गलत नहीं है और जो हमारे दीन के मुताबिक भी गलत नहीं है, और फिर आप लोगों को साथ लेकर चलते हो, उनके साथ, बजाय इसके कि आप रिटेलिएट करो, बजाय इसके कि आप उनको यानी इसके तरीके से रिएक्ट करो कि उनको और ज़्यादा गुस्सा आए और वो और ज़्यादा खौफ में मुब्तला हों, और ज़्यादा। जो आपने बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जो दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दो फ़न हैं या यूँ कहें दो गुर हैं जो आप हमें सिखाएं, ठीक है जी। पहला तो आपने ये सिखाना है कि आप एक इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं, मुखालिफत बहुत ज़्यादा है, वो जो जज्बा होता है वो कैसे आता है कि नहीं मुझे करते ही रहना है ये, और उसमें आपको किसने सपोर्ट किया वो भी बताइएगा, लेकिन वो जज्बा कैसे ना, हम तो हिम्मत हार जाते हैं अक्सर। देखिए,
आप ज़िंदगी में आपका पर्सपेक्टिव क्या है। मुश्किलात तो हर किसी की ज़िंदगी में भी, चाहे आप बहुत सक्सेसफुल हैं चाहे आम लोग हैं, हर एक की ज़िंदगी में मुश्किलात होते हैं। आप देखते हो कि मुश्किलात के साथ साथ अच्छाइयाँ कहाँ पर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं, जो है रोशनी कहाँ पर है। वो जो है अगर आप देखें तो मुश्किलात होते हैं, लेकिन आप क्योंकि सब लोग तो बुरे नहीं होते। मैं समझती हूँ कि हर जगह अच्छे लोग होते हैं और लोग आमतौर पे अच्छे ही होते हैं मेरी नज़र में। हर जो मेरी सिर्फ गलतफहमी होती है जो कि दूर करनी होती है आपने किसी की गलतफहमी। उसको जो है वो साथ लेकर चलने का जो है ना, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा खान साहब का एडवाइजर होना चाहिए ज़रूरत है वल्ला कि ये जो लोगों को साथ लेके चलने वाली बात है, उनके साथ मुशीरों और वजीरों को भी समझ में नहीं आ रही है। अगली चीज ये समझ में आ गई है, ये वाला फन कैसे इंसान अपने अंदर पैदा कर सकता है कि मुखालिफिन को भी साथ ले चले। सबसे पहले ये था कि क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे शोहर जो थे वो ज़हनी बीमार थे, तो मुझे शदीद ज़रूरत थी। जैसे मैंने कहा कि ज़ाती जो तजर्बात हैं वो आपको फैसला करने में, जो आपके तजर्बात होते हैं, जो आप जिन चीज़ों से आप गुज़र रहे होते हैं, वो आपको फैसले भी करवाते हैं हालात। जी ठीक है। तो उन हालात में मैंने ये कहा कि मुझे बाहर निकलना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा मुखालफत थी और जिस किस्म के फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था, कबायली वगैरह वगैरह, तो लेकिन जब मैं निकली तो मैंने मेरी अपनी वालदा बहुत मुखालफत करती थी। वो क्योंकि उन्हें पढ़ी लिखी नहीं थी, गाँव का वो था। हाँ, वो समझती थी कि अगर मेरी बेटियां पढ़ लिख जाएंगी तो वो कैसे जंगल से, वो तो बड़ी नाजुक हो जाएंगी, वो जंगल से लकड़ी कैसे तोड़ के लाएंगी, पानी कैसे भर के लाएंगी ना, तो इनको पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, इनको मजबूत होना चाहिए। तो वो बड़ा मुखालफत करती थी और वो जिन मौलवी साहब से मुतासिर थी, तो मौलवी साहब ने ये कहा कि गुनाह है, औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए और जो औरत की जो कमाई है वो हराम है। अच्छा, अब ये वो मौलवी साहब हैं जो ये दीन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एग्जाम्पल शायद नहीं पता, या इल्म हासिल करने को मुसलमान मर्द और औरत दोनों पे फ़र्ज़ किया, ये नहीं पता उन्हें। नहीं पता। तो फिर मेरी वालदा का यही आर्गूमेंट था कि वो बदनामी हो जाएगी, ऑनर के बड़े इशू हैं और भाई बदनाम हो जाएंगे, आपके वालिद और आपके जो जेठ हैं, सबके लिए, पूरे ख़ानदान के लिए बदनामी होगी, तो आप नहीं निकल सकती। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं ख़ुद थोड़ा सा इस्लाम की स्टडी करूं। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जवाब भी तो देना है ना, लोगों को मनाना है। खुशकिस्मती तो मेरी ये थी कि उस इलाके में रहते हुए मेरे वालिद ने बेटियों को पढ़ाया, तो सारा क्रेडिट तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, सारा क्रेडिट तो उनको जाता है कि उन्होंने बेटियों को पढ़ाया। तो मैंने जब थोड़ा ख़ुद पढ़ना शुरू किया और मौलवी साहब के साथ थोड़ी सी खुद भी आर्गूमेंट की, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि कहाँ, नहीं वो तालीम तो आप कर सकते हो लेकिन नौकरी नहीं कर सकते। फिर मैंने जब कहा कि बीबी खतीजा तो बहुत बड़ी बिजनेस वो थी, खातून थी, उससे फिर वो मौलवी साहब वो हो गए और उन्होंने ये कहा कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन यह है कि ख़ानदान का ख्याल रखना चाहिए और अगर ख़ानदान जो है ये कह रहा है कि आप मत निकलो तो फिर आप मत निकलो। तो फिर अब उनके पास आर्गुमेंट तो खत्म हो गया ना फिर। तो उसके बाद थोड़ा आप बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट आपको, आप थोड़ा स्पेस दोगे। लिसनिंग जो है ना, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हर एक मेरी नज़र में सही बात कर रहा होता है, इसलिए उसके अपने तजर्बात होते हैं। तो आपको जो है सुनना पड़ता है और थोड़ा सा उनको जो है वो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत होती है। तो ये प्रोसेस होता है और जैसे मैंने कहा कि लर्निंग जो है वो सारी उम्र चल रही होती है। तो उससे ये हुआ कि फिर अपने ख़ानदान में, क्योंकि मर्दों के साथ हमारा ऐसा माहौल था कि आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो मैंने उनकी बीवियाँ, भाभियाँ, उनको करना, उनको उकसाना शुरू किया ये करो। और मेरी बहन डॉक्टर हो गई। अब बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन थी, तो उसको सब बड़ा वो डॉक्टर हो गई, बड़ा फखर वगैरह वगैरह। अच्छा, एक तरफ पढ़ाई से रोकते हैं, दूसरी तरफ उसी औरत को डॉक्टर बन जाए तो सेलिब्रेट करते हैं। तो वो जो है वो मेरी साथी बन गई, उसने कहा बस ठीक है। तो इस तरह करके वो जो स्ट्रगल है वो हुई और आखिर में फिर मैं थोड़ा सा, मेरी उम्र भी बढ़ गई, तो वो जो फियर था कि मैं बहुत ज़्यादा बेइज्जती लाऊंगी, ऑनर की इशू लाऊंगी, वो भी थोड़ा एड्रेस हो गया कि अब तो ये थोड़ा बूढ़ी हो गई है तो
तो अब कोई मसला आप जवानों से ज्यादा जवान हैं, आपके कामों को अगर अब ये कहानी उस तरफ जा रही है नाजरीन, जो एंगल हम हाईलाइट करना चाहते थे कि उम्र का भी कोई वो नहीं है, उम्र आपके जहन में होती है, उम्र में आप कुछ भी कर सकते हैं। अब तो हम डॉक्टर मरियम बीबी कहेंगे, अब बताएंगे लोगों को। वो भी बताइए कि कौन सी उम्र में आप गई ये वो जैसे मैंने कहा कि लर्निंग सारा चल, तो फिर ये कि जैसे आप है मुखालफत तो बहुत ज़्यादा थी, तो जिस वक्त मुझे कोई 6-7 मरतबा मैंने कोशिश की, टीचिंग की भी की, घर के अंदर पढ़ाने की भी की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, जो नाकाम रही, क्योंकि मेरे अपने वालिदैन आ जाते थे कि हमारे लिए बड़ी बदनामी है, आपके इन लॉज के लिए बड़ी बदनामी है। बहरहाल शॉर्ट एंड लंग जब मौका मिल गया तो जब बाहर निकली तो मैंने कहा मैं तो बहुत अच्छी, मेरी तो बड़ी अच्छी हालत है, क्योंकि मैं तो बड़ा तालीम याफ्ता हूँ और मैं जिस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है तो वो आप समझ सकते को अच्छा जबकि पढ़े लिखे थे। तो बाहर का मैंने देखा तो मैंने कहा ओहो ये तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तालीम के ऊपर भी ज़रूरत है। अगर मैं तालीम याफ्ता थी लेकिन मेरे हाथ में इनकम नहीं थी तो मेरा एम्पावरमेंट का कमी थी। फिर जब मैंने उनको देखा कि सेहत का भी, अगर सेहत आपकी ठीक नहीं है, अगर आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास अपनी इनकम नहीं है, तो एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। तो अब आपका इदारा जो है वो कहाँ पर क्या काम कर रहा है, थोड़ा सा वो भी हम बताएं। हाँ, जैसे मैंने ये कहा कि हमारा इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच है। हम एक गांव में जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप काम कर रहे होते हैं लेकिन आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, आप कैसे बात करते हो। मैं हमेशा मैं मिसाल देती हूँ कि आप कैसे कहते हो बंद करो ये दरवाज़ा, लेकिन आप कैसे कहते हो मेहरबानी करके दरवाज़ा बंद। सो इट्स लाइक हाउ यू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने लर्न किया। तो लोगों के जो फियर थे, खौफ थे, उनको एड्रेस करना तो लंबा प्रोसेस होता है। बाहर जो आप पढ़ने गई वो भी जरा बताएं, किस एज में गई थी आप? तो दादी नानी बन चुकी हुई थी। मैं तो काम कर रही थी। तो उसमें ये था कि मैं जब हम निकले तो मैंने सिर्फ BA किया हुआ था। तो लेकिन प्रोफेशनली थोड़ा सा मुझे बहुत मेहनत करके तो अपने लिए अपने इदारे में सेफ स्पेस क्रिएट की। तो उसमें ये था कि बहुत ज़्यादा मुखालफत मर्दों की तरफ से आ गई कि ये अंगूठा छाप मैनेजर है। मेरा टाइटल ही अंगूठा छाप हो गया था, इसलिए कि वो जो और लोग थे काफ़ी जो मर्द थे, वो कोई इंजीनियर था, कोई बाहर का पढ़ा हुआ था, तो मेरे पे ठप्पा हो गया कि अंगूठा छाप मैनेजर है। तो मैंने फिर उसको एज ए चैलेंज लिया। मैंने कहा कि इस तरह आप तो ऐसी की तैसी। अब मैं बताती हूँ कि तो उसमें मैं अप्लाई करती गई तो एन मेरी शिमिल स्कॉलरशिप है, तो उसके लिए फिर मैंने अप्लाई किया। तो 1 साल नहीं मिला कि वो मेरी एज ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा हमारे काम की वजह से बहुत ज़्यादा उन्होंने फिर वो किया। तो मैंने सोशल वर्क ही एज ए सब्जेक्ट चूज़ किया और मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में एडमिशन मिल गया। तो वहाँ पे और करने आप MPhil गई थी और उन्होंने आपके काम को देखते हुए आपको डॉक्टरेट की ऑनररी डिग्री दे दी। बिल्कुल, क्योंकि मेरी जो थीसिस थी वो एक्शन रिसर्च था। अब इसके बाद कोई सवाल भी नहीं रह जाता ना कि कोई आपसे हम पूछे। मतलब ऐसी आपकी ज़बरदस्त प्रोफाइल है कि लोग कहते हैं अच्छा, और फिर ठीक है मसाइल होते हैं, हर मुल्क में होंगे, खवातीन के एक जैसे ही होंगे, हरासमेंट हो रही होगी कहीं वर्क प्लेस पे, लेकिन जब हम आप जैसी खवातीन को देखते हैं तो फिर हमारा दिल चाहता है कि हम दुनिया को ये बताएं कि भाई दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़, दिस इज़ अ पाकिस्तानी वुमन एंड और कमाल है। पाकिस्तान में बुरा तो सब नहीं है ना, थोड़ा सा बुरा है उसको बहुत हाईलाइट हो जाता है। लोग जो हैं मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लोग समझना चाहते हैं, लोगों को पता है मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं कि कोई आए दूर दराज इलाकों में। सिर्फ एक शख्स के खड़े होने की और काम करने की देर होती है, फिर उसके बाद सबब बन जाते हैं। जज्बा आपका सच्चा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका मरियम बीबी साहिबा, आपने बल्कि डॉक्टर मरियम बीबी, ताकि सही तरीके से कहा जाए। आपने वक्त दिया, हाँ, हमें भी इंस्पायर किया और हमारे नाजरीन को भी इंस्पायर किया। और जाते जाते आपके लिए मैं आपसे भी बड़ी इंस्पायर हूँ। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखें, हमें बड़ों की दुआएं चाहिए और आप जैसी स्टोरीज हमारे माशरे में आती रहें ताकि दूसरी खवातीन देखकर आपसे सबक सीख सकें। और जाते जाते आपके लिए छोटा सा तोहफा हमारी टीम की तरफ से, फूलों का गुलदस्ता। जैसे आप हमारे माशरे में एक फूलों की महक फैला रही हैं, तो वैसे ही हमारी तरफ से आपके लिए फूलों का गुलदस्ता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ख़वातीन मुख्तलिफ डोमेन्स में मुख्तलिफ फील्ड्स में ज़बरदस्त काम कर रही हैं और अभी जिसकी आपसे हम मुलाकात कराने लगे हैं, इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त गाना बनाया जो कि इन्होंने गाया, जीने दो उस गाने का नाम था। और ये गाना जो है डेडिकेट किया गया पाकिस्तानी ख़वातीन को जिन्होंने के मसाइल से अपनी ज़िंदगियाँ मसाइल के थ्रू गुजारी और फिर उसके लिए वो जद्दोजहद करती रही ताकि वो मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकें। तो जीने दो बाकायदा तौर पर ख़वातीन के लिए गाना है जो इन्होंने बनाया। सनोबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे टू यू टू। तो सनोबर ये बताएं कि ये जीने दो जो है इसका आइडिया क्या था? इसका आइडिया यही था कि जो वुमेन जो हमारी सोसाइटी में इश्यूज़ फेस कर रही हैं उसे हाईलाइट किया जाए। जैसे अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें बहुत जगहों पे ये चीज़ हाईलाइट की जा रही है कि वो बच्ची है छोटी सी और उसको स्कूल उसकी तालीम रोक के उसे कहा जा रहा है, क्योंकि शी बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड फैमिली, उसे कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। उसे स्कूल रोक के उसकी शादी की जा रही है और बहुत यंग है वो, मतलब हार्डली 18 और 19 में भी, और उसकी शादी की जा रही है। एंड देन देयर इज अनदर सिनेरियो 18 तो लीगली अलाउड है, मतलब 16 17 स्कूल से निकल के, ताकि वो लोगों को पता चल जाए ना कि भाई 18 जो है वो एक बात एज की अलग है और मर्जी और बगैर मर्जी के करने वो अलग है। मर्जी वाली बात जो है वो सबसे कि उसकी पढ़ाई रोक के उसे उसकी शादी की जा रही है अगेंस्ट हर विल, नॉट जबरदस्ती। वो तो कुछ कह ही नहीं रही ना, वो ना हाँ कह रही है ना कह रही है, बस उसके विल के अगेंस्ट उसे की जा रही है उसकी शादी। एंड दूसरे सिनेरियो में दिखा रहे हैं कि एक मैरिड वुमेन है और उसकी जिससे शादी हुई है वो फॉर सम रीजन उस पर जो है तशद्दुद कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट उधर नहीं किया गया क्योंकि ज़ाहिर वायलेंस क्रिएट होती है फिर, लेकिन उसमें दिखाया गया है कि इस तरह से किया जा रहा है। तो एक वो इशू है। फिर बेटी की पैदाइश पे लोग इतना हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी फेस एक्सप्रेशंस दिखाए हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए वो गाना बनाया गया था, जो कि अब हर वुमेन डे पे हम लोग रीशेयर करते हैं और उसे बस एक तरह से जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। हमने भी इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया ताकि वो जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से भी ये रीशेयर हो। अच्छा, अब इस गाने को बनाने में जो आपकी टीम थी, लिरिक्स किसने लिखे? म्यूजिक जो है वो खुमारियाँ? जी खुमारियान का था। खुमारियान का बेसिकली फर्स्ट लिरिकल सॉन्ग था, वैसे तो इंस्ट्रूमेंटल बैंड है तो उनका फर्स्ट लिरिकल सॉन्ग था। और वो भी इस तरह से मुझे पता चला था कि किसी ने मुझे एक स्टोरी उनकी शेयर की थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था दे नीड अ फीमेल वोकलिस्ट। तो जब मुझे शेयर की गई तो मैंने कहा शायद ऐसी कोई मजाक है क्योंकि वो तो लिरिकल बैंड है। फिर उन्होंने वो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ कि इधर आप अपनी वीडियो शेयर, मैंने रैंडमली बिल्कुल दी थी, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि शायद इस तरह कुछ हो सकता है। मैंने ऐसे शेयर कर दी एंड आफ्टर एन आवर और सो आई गॉट अ रिस्पॉन्स एंड दे सेड कि आप जैमिंग के लिए कब आ सकती हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ है। उस टाइम तक भी मुझे पता नहीं था कि वुमेन डे पे है। फिर मैंने उनसे लिरिक्स मंगाए, जब मैंने लिरिक्स भेजे तो लिरिक्स मैंने पढ़े, फिर मैंने कहा इज इट समथिंग रिलेटेड टू वुमेन राइट? सो दे सेड यस इट्स ऑन वुमेन राइट। तो उसके बाद फिर मैं गई और फिर पेशावर में जाके सारी रिकॉर्डिंग वगैरह हुई। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप कब से गा रही हैं? मैं 2015 से। 2015 से आप बाकायदा नहीं, तब शुरू किया था। ओके। और उसके बाद सीखा भी या? सीखा तो मुझे लगता है कि जो घर में मैं प्रैक्टिस करती थी वही मेरी जो है कह लें एक तरह से क्लासेस थी मेरी। मैंने कभी भी रियाजत थी क्योंकि मैंने कभी म्यूजिक क्लास ज्वाइन नहीं की, म्यूजिक स्कूल ज्वाइन नहीं किया। तो इरादा है अब आई डोंट थिंक सो। चले लोगों को नमूना तो देना, हम नमूना तो दिखाएं कि जीने दो जो गाना है जो आज खास तौर पे खवातीन के हवाले से ही बनाया गया है, वो जरा अगर आप हमारे नाजरीन को सुना दें। अच्छा, इसकी एक लाइन है, इट सेज वक्त मरहम है फिर भी है जाना, बेसबब मेहरबान नहीं होता, सबकी किस्मत में घर नहीं होते, एक मुकम्मल जहां नहीं होता, कुछ परिंदों की बख्त में है जाना, कोई भी आशिया नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना के सुना देती हूँ। वक्त मरहम है फिर भी है जाना, बेसबब मेहरबान नहीं होता, सबकी किस्मत में घर नहीं होते, एक मुकम्मल जहां नहीं होता, कुछ परिंदों की बख्त में जाना, कोई भी आशिया नहीं होता। मुझसे गुड़िया खिलौने भी छीने गए, मुझसे छीनी गई हर खुशी बेवजह, मेरे अपनों ने मुझ पे वो तोड़े सितम, क्या किसी गैर से चा करे हम गिला, जख्म ही जख्म है कोई मरहम नहीं, किससे शिकवा करे कोई हमदम नहीं, काश दो पल हमारी कहानी
हो सके तो जियो और जीने भी दो, जीने 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 दो। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, क्या खूबसूरत आवाज़ भी, बहुत आला, ब्यूटीफुल मेलोडी भी, अल्फाज भी बहुत अच्छे, और जिस तरीके से आपने वो स्वीट वो जो सोलफुल वॉइसेस होती हैं, ये मुझे अलका टाइप, अलका याद आ गई मुझे, क्योंकि उनकी अलका याग्निक की भी बड़ी ही सॉफ्ट आवाज़ है, लेकिन ये है कि आपकी आवाज़ भी बहुत ज़बरदस्त इस गाने के लिए अप्रोप्रिएट है। वैसे में वाकई ऐसा ही है। तो आपकी अपनी इंस्पिरेशन कौन है गानों में? अपनी इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हैं, मैंने हर बंदे से डिफरेंट पिक किया है। हाँ, अगर पाकिस्तानी, जो क्योंकि हम आज वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी फीमेल सिंगर्स, उनमें से आप किसको कहेंगे कि भाई ये है मेरा आइडियल? किसी एक को मैंने कभी नहीं समझा ऑनेस्टली, अगर मैं बताऊं मेरे, अगर मतलब वैसे भी मैं जब भी मतलब अभी बहुत टाइम से ना मैं मतलब अभी यंग एक आर्टिस्ट है, क्योंकि यंग टैलेंट को भी कहते हैं सपोर्ट करना चाहिए, जैसे आप लोग कर रहे हैं अभी। आप भी बहुत यंग हैं अभी। हाँ, तो वो जिस तरह आयमा बेग आई ना, तो वो मतलब शुरू में आई तो उसे बहुत ज्यादा बैश भी किया गया, बहुत बातें की, लेकिन पता नहीं मुझे वो, मैं उससे बहुत इंस्पायर। आयमा ने काम किया, अपना नाम बनाया, काम किया। एंड एक बात है ना कि लोग ये नहीं देखते कि ऑटो ट्यून लगा के बहुत लोग गा लेते हैं, बट हाँ, जो ओरिजिनल, हाँ ऑटो ट्यून पे तो लोग गा ही लेते हैं। उन्होंने कह दिया है। हाँ, तो मैं तो भाई मतलब बेसुरों की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें मैं टॉप पर आऊंगा, ये बात मैं मानता हूँ। नहीं, आप तो मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि हाँ आप गा लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, कोई भी गा सकता है। कभी आप उसको रियल में भी सुनेंगे ना, तो वो इतना खूबसूरत गाती है, और वो मतलब जिस तरह से मुर्खियाँ लेती है, जो ऑटो ट्यून में भी अक्सर लोगों के लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो उससे मैंने बहुत ज़्यादा, जब से उसे मैंने देखा तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई। उससे पहले की अगर हम बात करें, क्यूबी के मैंने बहुत गाने गाए हैं। क्लासिक्स जो है हमारी, जो लेजेंड्स, उनमें लेजेंड्स में मैंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी को ऑनेस्टली बताऊँ मैंने नहीं सुना, अभी आके मैंने बहुत ज़्यादा सुनना शुरू किया है। लेजेंड्स में मतलब कह लें कि मैंने बाकी वेस्टर्न को भी सुना है, बाहर के लोगों को भी सुना है, बट जिस तरह पाकिस्तानी की है ना, तो अभी कुछ सालों से मैंने सुनना शुरू किया। आबिदा परवीन हो गई, सूफ़ी में आ गई, ठीक है, नसीबुल लाल हो गई। अब जिस तरह हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, शहनाज बेगम हो गई, जिन्होंने वो गाए, नैयरा नूर हो गई, हाँ बिल्कुल, नूर जहाँ हो गई, नूर जहाँ के इतने मैंने अब जाके कुछ गाने हैं जो मैं सोचती हूँ कि काश मैंने पहले सुने होते। मतलब क्या ही बात थी, मैं शायद कुछ ज़्यादा सीखती ना, अब आके सीख रही हूँ तो मैं शायद कुछ सालों पहले सीख लेती और ज़्यादा लर्न करती। हाँ, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सनोबर, आपने वक्त दिया, और क्या खूबसूरत गीत, वाकई जो शायरी भी थी और जो आपका अंदाज वाकई हमें पसंद आया, और हमारे नाजरीन जो हैं उनके लिए ये ख़ास मैसेज था इस गाने में। आपने उस मैसेज को सुनना भी है और उस पर अमल भी करना। जीने दो। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब आपकी मुलाकात दो खास मेहमानों से करवाते हैं। चैम्पियंस ऑफ चेंज, ये एक ऐसा इदारा है जो कि सारी दुनिया में मुख्तलिफ जो इदारे हैं जहाँ पर ख़वातीन काम करती हैं, वहाँ पर ख़वातीन के कामों में उनको फैसिलिटेट करने के लिए और उनको लीडरशिप पोजीशंस पे लाने के लिए काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया से इस इदारे का ताल्लुक है, और अब ये इदारा पाकिस्तान में भी काम करेगा, और पाकिस्तान में इस इदारे को लाने का सेहरा जिस शख्सियत के सर जाता है वो हैं फ़िज़ा फ़रहान साहिबा। अच्छा, फ़िज़ा फ़रहान साहिबा का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताऊं, लंबा है लेकिन मुख्तलिफ जहतों में उन्होंने काम किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से भी वो काम करती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से भी वो काम करती हैं, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वो काम करती हैं। इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके अलावा 30 अंडर 30 ये जो लिस्ट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स थी, यूएस का जो मैगजीन है फोर्ब्स मैगजीन, उसमें इन्हें 2 मरतबा शामिल किया गया है। तो एक तो हमारी खास मेहमान आज हैं फ़िज़ा, और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुनैद मुर्तज़ा साहब, जो कि CEO हैं लॉरियल पाकिस्तान के, और द यंगेस्ट CEO ऑफ दिस प्लेस। ये जो है एक सबसे बड़ी बात इनकी ये भी है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने इस लेवल को अचीव किया है। अब लॉरियल जो है वो क्या काम कर रहा है, किस तरीके से चैम्पियंस ऑफ चेंज जो है, मेल चैम्पियंस ऑफ चेंज जो है, उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। ये दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो है वो हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये हमें थोड़ा सा अगर आप बताएं कि ये जो मेल चैम्पियंस फॉर चेंज है ये क्या है?
जी, मेल चैम्पियंस ऑफ चेंज एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ट प्रैक्टिस है जो यूएन सेक्रेटरी जनरल के हाई लेवल पैनल पे जिसमें और वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जिसकी मैं मेंबर थी सर्टिफाई हुई थी एज अ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंड क्रिएटिंग टेंजिबल एक्शंस ऑन जेंडर इक्वालिटी। 10 साल पहले एलिजाबेथ ब्रॉड्रिक जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया की, शी रियलाइज दैट tangible change और actual impact हासिल करने के लिए we need to involve the 98% of CEOs at the top and 98% of the CEOs are men. So we need to involve the men to step up for gender equality और वो commit करें कि हम अपनी organization में औरतों को leadership positions पे लेके जाएंगे, औरतों और मर्दों को inclusive तरीके के साथ equalitarian society के तहत grow करेंगे to create a progressive, inclusive and diverse society. उन्होंने Male Champions of Change launch किया ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10 साल पहले। आज वहाँ पे कोई 300 CEOs are part of the coalition. अच्छा. And when I learned about the project, I wanted to bring it to Pakistan and get leaders from Pakistan to step up for gender equality. क्योंकि हमारे culture में, हमारी society में एक बहुत ही disruptive के लिए initiative है. So then I launched this project in 2021 और अब Male Champions of Change Pakistan is the first international chapter of Champions of Change Australia. ठीक है, अच्छा जुनैद की तरफ हम जाना चाहेंगे कि बिल्कुल ये सही बात है कि अगर फैसला करने वाले ही उस फैसले में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर तो उस चीज़ का ऑब्जेक्टिव ही आप नहीं अचीव कर सकते। तो ये बताइए कि आप और आपका इदारा लॉरियल पाकिस्तान किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं इसमें? The reality is कि L'Oreal as a brand globally is a brand which is very synonymous to women empowerment with our iconic brands like L'Oreal Paris, which is talking about women's worth. So it is something that is very close to L'Oreal's ethos. For us in Pakistan, again, the idea for L'Oreal is to create a beauty that moves the world, which is inclusive, which is diverse, and women have a very strong role in shaping the future. So the whole idea for us to be part of this great initiative was that we can collaborate together, understand, take inspiration from each other and with like-minded individuals in the industry. So this is what our partnership with MCCs is all about and we would love to take you through more what we're doing. अच्छा, अब अगर हम डोमेन्स की बात करें तो कौन-कौन से डोमेन्स हैं जिनको आप केटर कर रहे हैं और उनको साथ लेकर चल रहे हैं? एब्सोल्युटली जी, तो इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली जो चैम्पियंस हमारे हैं, जो CEOs हैं, वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। हम कलेक्टिवली कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें लगता है कि मेन चैलेंजेस हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में जिनमें हमें इकट्ठे काम करना है। अच्छा। मकसद ये है कि हम इसमें इकट्ठे काम करें। अर्नस्ट एंड यंग फोर्ड रोड्स, EY फोर्ड रोड्स हमारा टेक्निकल पार्टनर है, तो वो आसिम साहब जो हैं EY के CEO, वो मेल चैम्पियन ऑफ चेंज भी हैं। सो वो गाइड करते हैं उस सारी इंटरवेंशंस को। एंड देन MCC ऑस्ट्रेलिया जो है, चैम्पियंस ऑफ चेंज कोलिशन ऑस्ट्रेलिया, वो क्योंकि 10 सालों से इसके ऊपर काम कर रहा है, दे हैव ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू हेल्प अस कैटलाइज द जर्नी। तो उनसे सीख के मकसद इसका ये है कि कलेक्टिवली काम करें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एब्जॉर्ब करें। जो ग्लास सीलिंग ब्रेक हो चुकी है उसको दोबारा मत तोड़ने की कोशिश करें। यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील एंड यू वर्क टुगेदर। तो अभी जिन 3 थीम्स पे हमने पिछले साल काम किया वो था फ्लेक्सिबल वर्क एंड रिटर्न टू वर्क प्लेस। स्पेशली कोविड के बाद हमने रियलाइज़ किया कि औरतों के लिए और भी मुश्किल हो गया। जब एक बार वापस वो घर के अंदर चली गई, घर का काम भी है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं और दफ्तर का काम भी संभालना है, तो इट वॉज़न्ट ईजी फॉर देम, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग एंड आई एम श्योर वी वुमेन अंडरस्टैंड दैट, राइट? आई सी यू नॉडिंग वेरी वेल ऑन दिस। सेकेंडली, जेंडर बैलेंस रिक्रूटमेंट, ये एक बहुत बड़ा मसला है डिमांड साइड पे भी और सप्लाई साइड पे भी पाकिस्तान के लिए, कि हम किस तरह ख़वातीन को ना सिर्फ इंडक्ट करें बल्कि उनको लीडरशिप पोजीशंस पे लेके जाए। क्यों हम 2% या लेस देन 2% पे फीमेल CEOs को देखते हैं। तीसरा, जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक इमेज। हाउ कैन वी ऑल, हाउ कैन लॉरियल तो इज अ ब्रांड सिनोनिमस विद वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन ब्यूटी दैट एम्पावर्स, बट हाउ कैन अदर ब्रांड्स लाइक जैज, टेलेनोर, इंटरलूप, सारे जो हमारे चैम्पियंस हैं, दे कैन कम आउट टू द मासेस एज अ जेंडर रिस्पॉन्सिव ब्रांड। तो दीज वर द 3 थीम्स जिन पे हमने स्पेसिफिकली काम किया और अब हम अगले साल के लिए we've highlighted some more themes to work on, जिसमें हम collectively लेके चलेंगे इसको आगे। सही है, लेकिन मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जुनैद साहब के क्यों ऐसा होता है कि ख़वातीन CEOs बहुत कम होती हैं या उस पोजीशन तक कम पहुँच पाती हैं और मर्द बन जाते हैं? No, I think it's important to, first of all, we've had female CEOs. I think the first female CEO of L'Oreal Pakistan was a woman, and she occupied that position for a good 12 years. Yes. So they are good examples even in Pakistan. Having said that, there's a long way to go. Like Fiza mentioned, even in Pakistan, we're not in the world's best ranking countries when it comes to औरतों की participation in the workforce. I think masla is starting from
आप औरतों को वर्क प्लेस के अंदर कैसे लाते हैं, हाँ, आप रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर कैसे फोकस करते हैं। सबसे ज़्यादा अब ग्लोबल अगर आपको फैक्ट्स बताऊं, अगर मर्द सिर्फ 60% क्वालिफ़िकेशन अगर जॉब एप्लीकेशन पे देखे और वो सिर्फ देखे कि वो 60% क्वालिफाई करता है, मर्द अप्लाई कर देते हैं। लेकिन औरतें तब तक नहीं अप्लाई करती जब तक वो 100% फील ना करें कि हम केपेबल हैं। अच्छा, अब इस तरह की और भी बड़े एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर अगर आप देखो कि विमेन इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एफर्मेशन, कि उन्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बनिस्बत मर्दों के। सो काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं, जेंडर न्यूट्रल जॉब पोस्ट्स, बहुत से हम इस बारे में नहीं सोचते, बट काफ़ी जिस तरह की आपके पास जॉब पोस्ट आती हैं वो बहुत मेल सेंट्रिक होती हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना के ऊपर रिक्रूटमेंट के वक्त एक इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ एक फैक्टर है बायस। हम सब के दिमाग में बायस है। एज ह्यूमंस वी हैव अ बायस। इफ़ यू हैव अ ब्रेन यू हैव अ बायस, बाय द वे, सो इट्स नेचुरल। A lot of times लोग ज़रा इस बात से ज़रा घबरा जाते हैं कि नहीं मेरा I don't have a bias. No, it's natural. We survive because we have a bias. लेकिन उसे फैक्टर किस तरह करना है, उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। आप जब इंटरव्यू करें, औरतों के साथ काम करें, आपको पता होना चाहिए कि ये मेल प्रिविलेज आपके पास क्या है। सेक्सिज्म इज़ अनदर टॉपिक जिसके अंदर हम बहुत से जाने अनजाने तरीके से औरतों को एक्सक्लूड कर देते हैं कन्वर्सेशंस के साथ। तो the process is a very detailed long one, लेकिन इसका इम्पैक्ट रिक्रूटमेंट से है। जब वो कंपनी में आ जाएं, आप किस तरह की पॉलिसीज़ और नॉर्म्स इस्टेब्लिश करते हैं कि वो सक्सीड करें और फिर आगे जाके एडवांस करें। सही। अच्छा, अब फिजा मुझे ये बताइए कि एक तो जैसे आपने बताया ये इदारा जो है ऑस्ट्रेलिया में पहले काम कर रहा था, कुछ वहाँ पर उनके जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हो सकता है कुछ वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे जो माशरती जो अक़दार हैं उनके साथ क्लैश कर रही हो, तो ऐसा तो नहीं होता है? क्लैश नहीं होता, उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो इसमें बिल्कुल आप यूर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके साथ हम सीख रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज, क्योंकि अब मैं पाकिस्तान से आई वर्क ग्लोबली ऑन दिस एजेंडा। मसले कुछ सिमिलर ही हैं पूरी दुनिया के, अच्छा, सोल्यूशंस कुछ डिफरेंट है क्योंकि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम्स आर द सेम। इवन अराउंड द वर्ल्ड 2 to 5% इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फीमेल लीडर्स। तो मतलब वी आर नोवेयर डिफरेंट। अब हमने पाकिस्तान में जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया तो आई रियलाइज्ड ऑब्वियसली कि पाकिस्तान में सिर्फ एक्शन प्लान्स और थीम्स बना लेने से और उनके ऊपर काम करके एक्शन जेंडर प्लान बन गया, टारगेट्स बन गए तो काम नहीं हल हो जाना। प्लान ये माइंडसेट की बात है, ये बिहेवियर की बात है, ये कल्चर की बात है। सदियों से जो हमारे दिमागों में बचपन से जो चीज़ें इनग्रेन्ड हैं उनको चेंज करने की बात है। और एज जुनैद ऑल्सो सेड कि इफ यू हैव अ ब्रेन यू हैव अ बायस, वी ऑल हैव दोज बायसेस एंड वी कैन नॉट डिसएग्री विद देम। तो इसलिए हमने इसमें एक और जो एंगल ऐड किया वो किया ट्रेनिंग्स का। अर्नस्ट एंड यंग के साथ मिलके वीव मेड अ जेंडर सेंसिटाइजेशन DNI ट्रेनिंग प्लान एज वेल, ताकि जो हमारी MCC इदारे हैं उनको जब हम एक्शन प्लान्स दें उसके साथ साथ रेगुलरली क्वार्टरली उनकी टीम्स को एक ट्रेनिंग मिलती रहे, उनके साथ बातचीत होती रहे बिहेवियर को एड्रेस करने के लिए, उनके माइंडसेट को एड्रेस करने के लिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए, कि वो खुद सोचे कि हाँ कब मैंने बायस किया, कब मेरे पास एक फीमेल कैंडिडेट आई और मैंने सोचा कि नहीं यार ये तो 3 महीने में चली जाएगी, इसकी तो शादी होने वाली है। यू नो, यू थिंक लाइक दैट, वी ऑल डू। कब मैंने जज किया कि नहीं ये नहीं कर सकेगी, औरत नहीं कर सकेगी, यू नो, वी डू दैट। सो एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि जब हम लोगों से बात करते हैं और वो बैठ के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दे ऑल्सो स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ यार हम खुद गलत थे। एंड दैट्स व्हेन चेंज हैपेंस फॉर मी, व्हेन द इंडिविजुअल रियलाइजेस यू नो वेयर दे वेंट रॉन्ग। पॉलिसीज तो बना लेते हैं, प्रोग्राम्स भी बना लेते हैं, लेकिन जब तक इंडिविजुअल नहीं मानेगा ना तब तक काम नहीं होगा। सही। अच्छा जुनैद साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपका इदारा जो है उसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए ख़वातीन के हवाले से? आई थिंक सबसे पहले तो जैसे कि फ़िज़ा ने मेंशन किया, एक ओवरऑल आपको आगाह करना पड़ता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। सो हमने 100% ऑफ लॉरियल पाकिस्तान इज़ टुडे ट्रेंड ऑन DNI। सिंपल कॉन्सेप्ट्स के एक्विटी और इक्वालिटी में फ़र्क क्या है। एक औरत का जर्नी इन अ कॉर्पोरेट करियर बहुत फ़र्क है एक मर्द से। सो ट्रेनिंग वाज द फर्स्ट स्टेप फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू बी अवेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ें हैं जो आप हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं इसके ऊपर, जैसे मैटरनिटी लीव्स हो गई कि इट्स अ रियलिटी, औरतों को जाना है, दे हैव टू प्ले देयर पार्ट, बट देन हाउ ईजी इज़ इट फॉर देम टू कम बैक। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मैटरनिटी लीव के साथ पैटर्निटी लीव भी होनी चाहिए। बिल्कुल।
I'll give you a fact. In Germany, for example, उन्होंने as big as 1 year paid leaves देने शुरू कर दी औरतों को, and they realized कि सिर्फ 14% औरतें वापस आती हैं काम पे. So the problem was not कि उनकी leaves कितनी अच्छी थी, problem ये थी कि how easy it is कि जब वो वापस आए उनके लिए काम करना कितना आसान है. इससे associated है flexible working. At L'Oreal Pakistan, for example, हम obviously कोविड के ज़माने में काफ़ी organizations virtual काम किया है, remote काम किया है, but हमने एक decision लिया कि we will have 3 days on site and 2 days off site, so that families and parents can make it work. More importantly, ये एक है कि एक norm बनना चाहिए, because एक तरफ policy अगर हो जाए और लोग उस पर रद्द-अमल ना करें, leaders, top management has to do this. They have to work flexibly and show this. इसके अलावा बहुत से और initiatives हैं, mental health के ऊपर we provide our employees leaves and counseling. So on and so forth. So internally हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं. रिक्रूटमेंट के ऊपर जैसे कि मैंने अभी वजाहत की कि बहुत काम हो रहा है कि have more women CVs part. अगर आप सिर्फ 1 से 2 CVs बढ़ा देते हैं और women की 70% गुना बढ़ जाती है उनकी capability of joining an organization. These are hard facts and we have to work on those. इसके अलावा externally भी हमने बात की internally हम क्या क्या कर रहे हैं, but externally भी we feel हम एक बहुत responsibility है. एक बहुत बड़ा initiative हमने L'Oreal Pakistan and L'Oreal Paris के साथ लिया है, which is called Stand Up. It is all about sexual harassment या street harassment. हम बात करते हैं कि हम औरतों को किस तरह इनेबल कर सकते हैं, बट काफ़ी बैरियर्स भी हैं इन वर्किंग इन ऑफिसेज, इन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स, कम्यूटिंग. तो ये एक इनिशिएटिव ऐसा है जिसके अंदर हम ट्रेन कर रहे हैं बहुत मर्द और औरतों को ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू डिफेंड देमसेल्व्स, हाउ टू स्टैंड अप टू स्ट्रीट हरासमेंट टुगेदर. सो दिस इज समथिंग दैट वी विल बी वर्किंग विद MCC ऑल्सो ऑन हाउ वी कैन गेट मोर पीपल, और से और ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में हम आगाह कर सकें इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ट्रेन कर सकें, ताकि वो एतमाद से वर्क प्लेस में जा सकें, स्ट्रीट्स में घूम सकें और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी का जो भी रद्द-अमल बनता है वो कर सकें. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम हाउ डू वी अपस्किल वुमेन. देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हम लॉरियल के साथ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल अपस्किलिंग, ताकि वर्क फोर्स के अंदर और से और औरतें आएँ, चाहे वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की हैं, चाहे वो अपने घर से काम करें, बट डिजिटल स्किल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. सैलून इंडस्ट्री के साथ हम बहुत डिटेल काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम उन्हें अपस्किल कर रहे हैं ऑन सैलून बिजनेस एंड टूल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट वी आर टेकिंग एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आप दोनों मेहमानों का. यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब और कितनी ख़वातीन की ज़िंदगी तब्दील होगी इससे. बिल्कुल. और हर कंपनी की और हर मल्टीनेशनल की जब इस किस्म की पॉलिसीज़ आती हैं और मुख्तलिफ ममालिक में जाके इम्प्लीमेंट होती हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी जो उन मुल्कों में रहते हैं उनके लिए भी एक इनकरेजिंग मोमेंट होता है कि भाई हम भी अप्लाई करेंगे, हमें भी नौकरियां मिलेंगी और हम भी आपकी तरह CEOs बन सकेंगे. और तो आपकी जॉब पे तो थ्रेट है लेकिन ये कि जज्बा जरूर, मतलब मैं भी ये कह सकता हूँ ना कि मैं भी मेल चैंपियन फॉर चेंज बन सकता हूँ. क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंडसेट को चेंज करना है. CEO हो या ना हो, आपने जो है वो चेंज को ज़रूर फोकस करना है. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का. नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. वेलकम बैक जी. कोरोना वबा के बायस जहां हज़ारों लोगों की आमदनी पर असर पड़ा, वहीं फूड पांडा एक मसीहा बनकर आया. फूड पांडा होम शेफ जो हैं वो घर से खाने बनाते हैं और माहाना 1 लाख रुपए तक गारंटीड इनकम होती है. और ये वो ख़वातीन होती हैं कि जो कि अपने घरों से काम कर रही होती हैं, फूड पांडा के प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड होती हैं. यानी कि वैसे अगर मैं प्रोग्राम की तरफ आपको ज़रा कम टाइम दूँ और मैं घर में खाना वाना पका के लोगों को ऑफिसेज और उनके लंच बॉक्सेस भेजना शुरू कर दूँ, तो तकरीबन माहाना 1 लाख रुपए तक कमा लूँगी. बिल्कुल. अगर आप थोड़ा सा प्रोग्राम में वक्त कम देंगी तो फिर वो जो इनकम है वो 50-50 कर लें, ताकि मैं ज़रा यहाँ पर ज़्यादा काम कर लूँगा. बस सही है, ऐसा हम कर देते हैं. नाज़रीन, ये मैकेनिज्म हम बाद में बना लेंगे. मैं सिर्फ कंफर्मेशन चाह रही थी कि ऑन एयर अवेयर्स की ज़बान से ये कंफर्मेशन आ जाए. 50-50 पर डील डन करते हैं. लेकिन फूड पांडा के होम शेफ्स के हवाले से जो भी काम हो रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ासतौर पर आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हमने सोचा कि इस हवाले से बात की जाए. हमारे साथ मौजूद हैं बिनते फातिमा रिजवी, जिनका ताल्लुक़ है फूड पांडा से और वो जो होम शेफ्स की पार्टनरशिप्स हैं उनको लीड करती हैं. अस्सलाम वालेकुम.
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू, सेम टू यू एज वेल। तो अब ज़रा हमें बताइए कि ये जो एक तरीके से फूड पांडा ने ख़वातीन को इकनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ राग़िब किया और उनको जो है वो काम करने की तरफ राग़िब किया, ये जो प्रोजेक्ट है इसके हवाले से क्या बता सकती हैं आप हमें? जी जी, तो फूड पांडा जो है वो हमेशा से एक एम्बेसडर रहा है फीमेल एम्पावरमेंट का। होम शेफ्स के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले भी हमारे पास फीमेल राइडर्स जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में इंडक्ट हुई थी। तो हमेशा से एक विजन रहा है कि हमें विमेन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर करना है, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ हो, राइडर्स हो, और फिर उसके बाद होम शेफ जो है उसको 2 साल हो गए हैं और उसका जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि एक हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और साथ में गैप नज़र आया पाकिस्तानी मार्केट में। अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके पास लाखों की तादाद में ख़वातीन हैं जिनके पास culinary स्किल्स हैं, मतलब वी आर फेमस फॉर मेकिंग अमेजिंग फूड, डिलिशियस फूड एंड होम कुक फूड, जिसे हम कहते हैं माँ के हाथ का खाना, साफ सुथरा। लेकिन जो गैप था वो ये था कि होम शेफ्स जो हैं वैसे पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन उनका जो पूरा एक बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी वीक है। अगर आप अभी किसी भी होम शेफ से हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा ऑर्डर करें तो कुछ दिनों का वो ऑर्डर एडवांस में लेते हैं, टाइम लगता है, उनके पास मार्केटिंग के सहूलियात नहीं है इस तरह से। तो जब हमने होम शेफ प्रोग्राम शुरू किया तो हमने होम शेफ्स को एक तो काफ़ी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उनके बिजनेस एथिक्स को हमने बहुत प्रॉपर किया और उनको हमने एक्सेस दिया टू मिलियंस ऑफ कस्टमर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। हमारे पास डेली लाखों लोग आते हैं जो कि इन होम शेफ्स को देखते हैं, इनसे ऑर्डर्स करते हैं। अच्छा, ये जो आपके मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, ये जो होम शेफ्स वाला सिस्टम है, ये कितने शहरों में है इस वक्त पाकिस्तान के? जी, सो हमारे पास जो होम शेफ्स हैं वो अबाउट 40 सिटीज़ में हमने शुरू किया था। तो हम ये लोग 40 सिटीज़ में थे, लेकिन फिर हमने इसको थोड़ा सा स्केल डाउन किया, अभी ये लोग अराउंड 7-8 सिटीज़ में। अच्छा, ओके। और किसी खातून ने अगर रजिस्टर करना हो एज अ होम शेफ फूड पांडा के साथ तो उसका क्या प्रोसेस होगा? जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल होम शेफ जो है वो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है, इसमें हम कोई जेंडर बायस नहीं करते। सो जो भी मेल या फीमेल है वो घर से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, हमारी वेबसाइट है www.restaurant.foodpanda.pk, वहाँ पे वो आएँ और वो फॉर्म फिल करें और फिर जो हमारी टीम है वो उनको कांटेक्ट कर लेती है और बिल्कुल एंड टू एंड उनको गाइड करती है कि वो किस सिटी में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, उधर किस चीज़ की डिमांड है, उनको मेन्यू में क्या रखना चाहिए। पूरी की पूरी उनको हम लोग गाइडेंस देते हैं कि प्राइसेस क्या होनी चाहिए, क्या अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं, पैकेजिंग। हम लोग पार्टनर्स तक के साथ उनको लिंक करते हैं कि अगर किसी को पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, कहाँ से लेना है, इन सब चीज़ों पे हम उनको गाइड करते हैं। सही है। अच्छा, ये अब होम बेस्ड वेंडर होते हैं या ये किस तरह से ये सिलसिला चलता है कि कोई भी होम बेस्ड वेंडर होगा या होम शेफ हो सकता है? हाँ, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका क्या होता है, हाँ। ये हम जरा समझे ना। जी जी, सो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम ऑब्वियसली एक किचन विजिट करते हैं देखने को कि हाइजीनिक ऑपरेशंस है या नहीं। उसके अलावा फिर जब culinary स्किल्स होती हैं, मेन्यू और इस तरह की चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपके, आपने 8 घंटे दिन के काम करने हैं, आपने 6 डेज अ वीक काम करने हैं, बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स डायरेक्टली इम्पैक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आप आज रेस्ट खोल रहे हैं और एक आपको होम शेफ आज नजर आ रहा है, फिर वो अगले 3 दिन नहीं नजर आ रहा और आपने उसी से ऑर्डर करना है, तो आपका एक्सपीरियंस खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कस्टमर एक्सपीरियंस है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं जिसपे हम लोगों को एज अ होम शेफ ऑनबोर्ड करते हैं। और जो होम शेफ्स आपके साथ होते हैं उनको क्या फैसिलिटीज़ या सहूलियात फराहम की जाती हैं फूड पांडा की तरफ से? जी, सो देखिए, जब हमने ये वर्टिकल को स्टार्ट किया था तो हमें पता था कि इसमें बहुत चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज ये रेस्टोरेंट से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे हमें पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ा है, एक पूरी जो मेंटालिटी उसको चेंज करना पड़ा ऑन हाउ टू डू बिजनेस, बिकॉज कुकिंग इज द इजी पार्ट ऑफ इट। जो एक्चुअली जो टफ चीज़ है वो है बिजनेस को चलाना। तो हमने जो है वो उस तरह से सपोर्ट किया कि हमने पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है, लोगों को एक्सेस टू फाइनेंसिंग दी है कि जो लोग इसको अपने बिजनेस को बेहतर करना चाह रहे हैं या बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रोजमर्रा की ऑपरेशंस के लिए उनको आमदनी चाहिए, ज़राए चाहिए फाइनेंशियल, हमने उनको कनेक्ट किया है। हमने जैसे अभी कामयाब जवान प्रोग्राम जो है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की लोन स्कीम, उस पर हमने बैंक ऑफ पंजाब के साथ पार्टनर किया और हमने अपने शेफ्स को जो है लोन्स दिलवाए हैं टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, टू ग्रो देयर बिजनेस एंड रोजमर्रा के ऑपरेशंस में भी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए।
इस तरह की हमने चीज़ें की हैं। इवन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस कि अपने बिजनेस को मार्केट कैसे करते हैं, मेन्यू कैसे बनाते हैं। अभी हमने कॉथम के साथ, USAID और कॉथम के साथ हमने कोलैबोरेट करके कलनरी ट्रेनिंग कराई है लोगों की, किचन मैनेजमेंट के ऊपर करवाई है, तो उनको बिल्कुल हम लोग प्रोफेशनल बना रहे हैं। तो इस तरह की हम काफ़ी के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हैं वो कौन सी लेकर आए हैं आप लोग अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू? सो देखिए, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप फूड पैंडा की उससे बात करें तो अभी हम लोगों ने ई-बाइक्स लॉन्च की हैं। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ हमने कोलैबोरेट किया, बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन द लोड ऑन द क्लाइमेट। सो हमने उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया है। हमने ड्रोन डिलीवरी जो है उसका पायलट टेस्ट किया है, विच वॉज वेरी सक्सेसफुल। अब उस पर बात चल रही है कि उसको हम किस तरह से रोल आउट करें। तो इस तरह के हम, और प्लस हम अपने ऐप्स के अंदर काफ़ी फीचर्स लाते रहते हैं, बिकॉज फूड पैंडा का मिशन है कि ब्रिंगिंग कन्वीनियंस इनटू योर एवरी डे। सो मेकिंग श्योर कि हमारी जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं वो जल्द लोगों के पास चीज़ों को पहुंचाएं और हर तरह की चीज़ पहुंचाएं। हमारी जो डिलीवरीज या हमारी टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ फूड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो लाइफस्टाइल, शॉप्स, फार्मेसीज, हर चीज़ के ऊपर है कि आपको दवाई चाहिए वो भी आपके पास पहुंचेगी, खाना भी पहुंच जाएगा, और डिफरेंट आइटम्स जो भी आपको चाहिए। सो उसके इर्द गिर्द हमारे पास काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बिनते फातिमा रिजवी हमारे साथ मौजूद थी। फूड पांडा के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि किस तरीके से ख़वातीन के लिए काम कर रहा है फूड पांडा, और आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो इख्तिताम तक पहुंचता है। और जितनी भी ख़वातीन इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रही हैं और जो नहीं भी देख रही, उन सबको हमारी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। और वैसे मर्द हजरात जो देख रहे हैं उनको भी कुछ कहना चाहिए, जाहिर है दोनों सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। मर्द हजरात को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो आज हमने आपको एग्जांपल्स दिखाई ख़वातीन की, जिनसे आपको मिलवाया, थोड़ी सी रिसोर्सेज और थोड़ी सी अगर ख़वातीन पर, बच्चियों पर मेहनत की जाए तो ख़वातीन क्या से क्या बन जाएंगी और कहाँ से कहाँ सोसाइटी को लेकर चलेंगी। इसीलिए जिसने भी कहा था वो बड़ा सही कहा था कि अगर आप एक मर्द को पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ उसी मर्द को इंडिविजुअली पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक खातून को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, तो आप जनरेशंस को तालीम दे रहे हैं। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।